प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में। कल और परसों पेट का पेपर है, तैयारी कैसी चल रही है? थोड़ा सा स्पीड लाइए, जितनी भी मुख्य चीज़ें उनको दोहरा डालिए। कल आपको करंट की क्लास दी गई थी, आज दूसरी करंट की क्लास और साथ ही साथ इसमें कुछ आधुनिक भारत की भी चीज़ें या कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य शामिल होंगे। चलिए लेट नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पहला करंट आज का अपना है अफ्रीकी संघ। ये क्यों चर्चा में रहा, ये ध्यान में रखना है। काफ़ी चर्चा में अभी G20 सम्मेलन हुआ भारत में, नई दिल्ली में, ठीक है। तो इसको अफ्रीकी संघ को G20 का अस्थायी सदस्य बनाया गया है, यानी अब इसको G21 भी कहा जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा भी नाम चेंज नहीं हुआ, G20 ही है, ठीक है। अब है क्या G20? 19 देश हैं और 19 देश के अलावा 2 संघ हैं, एक यूरोपीय संघ और एक अफ्रीकी संघ। तो ये ध्यान रखिएगा कि 18वां सम्मेलन G20 का भारत और कहाँ, प्रगति मैदान भारत मंडपम नई दिल्ली 9 से 10 सितंबर 2023 के मध्य हुआ। पीछे G20 के संबंध में एक वीडियो मैंने बना रखी है, उसको पूरा देख लीजिएगा। और इसी सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल किया गया, ठीक है। अब G20 के अफ्रीकी संघ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 2002 में अफ्रीकी संघ का गठन किया गया, यानी ये निर्मित हुआ। इसमें अफ्रीका महाद्वीप के 55 देश शामिल हैं। इसको याद रखिएगा कि अफ्रीकी संघ में कितने देश शामिल हैं, ठीक है, 55। अब अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अजाली असौमानी, कोमोरोस के राष्ट्रपति। तो कोमोरोस अफ्रीका में है, ठीक है, और इसके राष्ट्रपति अजाली असौमानी इस समय अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हैं, ठीक है। अगला करंट देखिए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इसके बारे में पूरी डिटेल मैंने अगस्त का जो करंट बना रखा है, वीडियो वाले में जाइएगा, और वीडियो में जब आप नीचे जाएंगे तो अगस्त से रिलेटेड 2 करंट की वीडियो है। तो एक वीडियो मैंने पूरा विस्तृत बता रखा है, यहाँ थोड़ा शार्ट में, ठीक है। इस योजना का प्रारंभ 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली से किया गया। अब 2 चीज़ें और ध्यान में रखना है कि ये इस योजना की घोषणा कब की गई। तो इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले की प्राचीर से की गई थी, जब वो अपना भाषण दे रहे थे तब। आगे चल के केंद्रीय समिति, जो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समिति है, उसने जो है 16 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को मंजूरी प्रदान की। यानी 3 डेट याद रखनी है। एक कब घोषित किया गया, तो 15 अगस्त 2023 को, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा। 15 अगस्त को अपना देश आजाद हुआ, लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री अपना भाषण दे रहे थे, तो उसी समय उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया। केंद्रीय समिति द्वारा इसको मंजूरी कब मिली? 16 अगस्त को। यानी अब ये योजना को आकार दे दिया गया कि इसके लिए धन आवंटन कर दिया गया। इसकी टैगलाइन क्या है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की टैगलाइन का मतलब कि जैसे एक स्लोगन लिखा होता है, अपने भारत का टैगलाइन क्या, सत्यमेव जयते, वैसे यहाँ ध्यान रखना है सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि। ये इसकी टैगलाइन बनाई गई। योजना की अवधि कब तक ये चलेगी? तो 5 साल इस योजना की अवधि है, वित्त वर्ष 2023-24 से लेकर के 2027-28 तक। तो भारत का वित्त वर्ष कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से कब तक चलेगा? 31 मार्च 2024 तक। ये वर्तमान वित्त वर्ष। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और आरबीआई का वित्त वर्ष 1 जुलाई से शुरू होता है, ठीक है। और अगले साल भारत का वित्त वर्ष खत्म होगा 31 मार्च को और आरबीआई का वित्तीय वर्ष खत्म होगा 30 जून को। ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखिएगा, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी योजना में कौन आच्छादित होंगे या किनको किनको ये कवर करेगी? तो 18 ऐसे पारंपरिक व्यवसाय करने वाले लोग हैं जो इस योजना में शामिल होंगे, जैसे टोकरी बनाने वाले, चमड़े का काम करने वाले, नाई, धोबी, इस तरीके से, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। अब इस योजना के तहत है क्या, 2 किस्तों में 3 लाख रुपए दिए जाएंगे 5% ब्याज पर। पहली किस्त में 1 लाख रुपए दिया जाएगा, 5% ब्याज सिर्फ सरकार लेगी, और दूसरी किस्त में 2 लाख रुपए और दिया जाएगा 5% ब्याज पर, ठीक। अगला करंट अपना है आदित्य LI मिशन, ठीक है। तो आदित्य LI मिशन है क्या? तो भारत का पहला सौर मिशन, यानी भारत का पहला सूर्य मिशन है आदित्य LI, ठीक। प्रक्षेपण कब हुआ इसका? 2 सितंबर 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र 4 से, ठीक है, लॉन्च पैड 2 से प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपण यान कौन सा था? PSLV C57। इस प्रक्षेपण यान द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। LI क्या है? लैग्रेंज बिंदु। अगर इसका फुल फॉर्म हम लेके LI, लैग्रेंज बिंदु। और लैग्रेंज बिंदु नाम किसने रखा? तो इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रेंज द्वारा।
तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया लैग्रेंज बिंदु। ये लैग्रेंज बिंदु है क्या, माना जाता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की जगह, ठीक है, जहां दोनों के वायुमंडल एक तरह कह सकते हैं प्रारंभ होते हैं और एक तरह कह सकते हैं समाप्त होते हो। तो जो बीच की जगह है या बीच की एक रेखा है जिसको नाम दिया गया एलआई यानी लैग्रेंज बिंदु। अभी इतना ध्यान में रखिएगा, इससे संबंधित एक पूरी वीडियो मैं आपको दूंगा बाद में। अगला जो करंट चर्चा में अपना वो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023। ठीक, तो सबसे पहले स्थान कहाँ इसका आयोजन हुआ, तो स्थान इसका जोहान्सबर्ग, कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका। कब से कब तक, 22 से 24 अगस्त 2023 तक। ठीक है, इतना समझ में आ गया। 15वां क्रम याद रखना है, ठीक है, 2023 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। थीम क्या थी, यानी मुख्य विषय क्या था इसका, मुख्य विषय था ब्रिक्स और अफ्रीका, पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। ठीक है, ये मुख्य विषय ध्यान में रखना है। अब यहीं से ध्यान रख लेना है कि जब ये चर्चा में आया 15वां ब्रिक्स सम्मेलन, तो देख लेना इसका पहला सम्मेलन कब हुआ था। प्रथम सम्मेलन 2009 एकातेरिनबर्ग रूस में। ठीक है, तब इसका नाम क्या था, तब इसका नाम ब्रिक था और ब्रिक में सिर्फ 4 देश शामिल थे, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, इसी से नाम बना ब्रिक। गठन इसका कब हुआ, 2006 में ब्रिक का औपचारिक रूप से गठन, ठीक है, न्यूयॉर्क में। और उस समय ये विदेश मंत्रियों का सम्मेलन था, यानी जब न्यूयॉर्क में 2006 में इसका गठन किया गया तो जितने भी देश शामिल हैं यहाँ पे, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, इनके विदेश मंत्री वहाँ बैठे थे और वहीं इसका गठन कर दिया गया। 2009 में पहली बैठक हुई एकातेरिनबर्ग रूस में। 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ। ये ध्यान रख लेना है कि दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ, तो 2010 में शामिल हुआ और नाम पड़ा इसका ब्रिक्स। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब 2023 में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ जोहान्सबर्ग में, उसमें एक और निर्णय लिया गया कि अब इसके आकार को बढ़ाते हैं। ठीक है, पहले ध्यान रखिएगा, यही 2023 में ही दक्षिण अफ्रीका में ही ब्रिक्स गेम्स का भी आयोजन किया जाएगा। अब ब्रिक्स के विस्तार का प्रस्ताव इसी में पारित किया गया और 6 नए सदस्य देश इसमें शामिल करने की घोषणा की गई। वो हैं यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, इथियोपिया, अर्जेंटीना। ठीक है, अब ये ब्रिक्स सम्मेलन क्या करेगा, 1 जनवरी 2024 को इनको आमंत्रित करेगा कि आइए अब हम अपना सदस्य बनाना चाहते हैं, आपको सदस्यता दे रहे हैं, अगर ये सहमत होंगे तो शामिल हो जाएंगे। ठीक, अगला करंट है अपना इंद्रजाल। इंद्रजाल क्या है ये, तो ध्यान रखिएगा, पूर्ण रूप से भारत में निर्मित एवं विकसित भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम एंटी ड्रोन। ठीक है, मैंने पूरा लिख दिया है, इसी लाइन से क्वेश्चन बनेंगे कि इंद्रजाल क्या है। तो इस पहले तो ये ध्यान रखना है कि पूरी तरीके से इसका विकास कहाँ किया गया, भारत में। है क्या ये, भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम एंटी ड्रोन प्रणाली। एंटी ड्रोन क्या है, जब ड्रोन का विकास हुआ तो हम पहले तो हमारी सुविधाओं के लिए हुआ, लेकिन धीरे धीरे जब मानव के लिए खतरा बन गया तो अब इस ड्रोन का इस्तेमाल आतंकवादी या ऐसे लोग ऐसी गतिविधियों में करते हैं जो समाज के लिए सही नहीं है। तो इस संदर्भ में सरकार क्या कर रही है, अब ऐसा सिस्टम लेके आ रही है कि अगर कोई ऐसा ड्रोन हमारे देश में प्रवेश करता है जो किसी अन्य देश का है, शत्रु देश का है, तो उस संदर्भ में ये प्रणाली क्या करेगी, ऐसे ड्रोन को खोजेगी और मार गिराएगी आसमान में ही। ठीक है, एंटी ड्रोन, इसीलिए इसका नाम रखा गया। क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम एंटी ड्रोन कौन सा है, तो क्या आंसर हो जाएगा, इंद्रजाल। सितंबर 2023 में इसका किया गया अनावरण उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की उपस्थिति में। ठीक है, निर्माण इसका किसने किया, तो एक निजी कंपनी है, ये ध्यान में रखिएगा, निजी कंपनी है ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा इसका निर्माण किया गया। ग्रेने रोबोटिक्स कहाँ पे है, हैदराबाद, तेलंगाना। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना की निजी कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा इंद्रजाल का निर्माण किया गया। इस कंपनी की स्थापना हुई थी 6 फरवरी 2006। संस्थापक थे किरण राजू, या संस्थापक हैं किरण राजू। ठीक, अगला करंट देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र, वर्ल्ड हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड। एयरफील्ड का मतलब होता है एयरबेस, हवाई क्षेत्र। ठीक है, एयरबेस हवाई क्षेत्र जान देते हैं, हवाई क्षेत्र कह सकते हैं, लेकिन जैसे ही लड़ाकू हो जाएगा वैसे हो जाएगा फाइटर एयरबेस। ठीक, बन कहाँ रहा है, कहाँ इसकी आधारशिला रखी गई, ये ध्यान में रखना है। तो स्थान है न्योमा, लद्दाख। ठीक, चर्चा में क्यों रहा, 12 सितंबर 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसका शिलान्यास किया गया, यानी कि इसका निर्माण शुरू हो गया। बनने के बाद
ये विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरबेस होगा, यानी लड़ाकू हवाई क्षेत्र होगा। ध्यान रखिए, इसका निर्माण कर रहा है सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब न्योमा की ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? तो 13,710 फीट। कोई भी ऊंचाई जब हम नापेंगे ना तो समुद्र तल से, और ये औसत समुद्र तल जो भारत ऊंचाई नापता है वो लिया जाता है चेन्नई के तट से। ठीक है। अब इसी के साथ एक और चर्चा में रहा नेचिफू सुरंग। नेचिफू सुरंग क्या है? तो 12 सितंबर को ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है। कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। इस सुरंग की लंबाई लगभग 500 मीटर। तो ये क्वेश्चन बनने की संभावना बन रही है, ध्यान रखिएगा। सीधा क्वेश्चन पूछेगा नेचिफू सुरंग, जिसका हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया, कहाँ स्थित है? अपना आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सुरंग की लंबाई 500 मीटर लगभग। अगला करंट, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023। ठीक है, वैश्विक है इसलिए ध्यान रखिएगा। स्थान गांधीनगर गुजरात। कब से कब? 17 से 18 अगस्त 2023। ठीक है। किसके किसके द्वारा या कौन कौन इसको संपन्न कराया? इसका आयोजन किसके किसके द्वारा किया गया? तो आयुष मंत्रालय भारत सरकार, WHO द्वारा इसका आयोजन किया गया मिल करके। ठीक है। थीम इसकी क्या रही? सभी के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण की ओर। WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक केंद्र, ये भी ध्यान रख लीजिएगा इसके साथ। ठीक है, अच्छा पहले पूरा देख लीजिए। WHO पारंपरिक चिकित्सा है तो वैश्विक केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जामनगर गुजरात। इसकी आधारशिला कब रखी गई? 19 अप्रैल 2022 को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक है। अब ये ध्यान रख लीजिएगा कि सीधा क्वेश्चन कैसे बनेगा। WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा गांधीनगर गुजरात। देश पूछा तो भारत। ठीक है। अब उसी से रिलेटेड ये इसलिए चर्चा में आ गया क्योंकि WHO और भारत आयुष मंत्रालय और भारत सरकार मिलकर ही पारंपरिक चिकित्सा हेतु वैश्विक केंद्र का भी निर्माण कर रहे हैं, जिसकी आधारशिला रखी जा चुकी है, और वो आधारशिला जो रखी गई वो जामनगर गुजरात में। ठीक है। अगला करंट अपना है प्रबल रिवॉल्वर। रिवॉल्वर तो सब लोग जानते ही होंगे, हाँ, फिल्मों में तो बहुत देखा होगा आप लोगों ने ना। तो प्रबल, आखिर ये रिवॉल्वर क्यों चर्चा में है? तो ये भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर। ठीक है। रिवॉल्वर अमूमन ज़्यादा दूरी तक तो मार करती नहीं है, बहुत हुआ 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। मार करने का मतलब कि जो इसकी पूर्ण क्षमता होती है, उस पूर्ण क्षमता से जहां गोली जा करके लगे, ठीक है, उसी को कहते हैं मारक क्षमता। तो ध्यान रखिएगा, भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर और साथ ही साथ साइड स्विंग सिलेंडर से लैस रिवॉल्वर। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर तब भी प्रबल, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा भारत की पहली साइड स्विंग सिलेंडर से लैस रिवॉल्वर, तब भी आंसर क्या होगा? प्रबल रिवॉल्वर। अभी ध्यान रखना है कि रिवॉल्वर के मामले में कई रिवॉल्वर अभी हम जो है विदेशों से मंगाते हैं, जैसे बबली स्कॉट, ऐसे कई रिवॉल्वर हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा कि कुछ ऐसे रिवॉल्वर होते हैं जिनको सीधा खोलते हैं और गोली उसमें भर दी जाती है, फिर ऐसे बंद कर दिया जाता है। और कुछ रिवॉल्वर ऐसे होते हैं उनको पूरा खोलने की जरूरत नहीं होती, एक बटन होता है, उसको जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही चैम्बर जिसमें 6 गोली भरी जाती है वो किनारे की तरफ खुल जाता है। ठीक है। तो उसी को कहते हैं साइड सिलेंडर रिवॉल्वर। ठीक। तो भारत में भी इस रिवॉल्वर का निर्माण नहीं हो रहा था। भारत ऐसे रिवॉल्वर के लिए आयात पर निर्भर था, यानी दूसरे देशों से हमको मंगाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब साइड स्विंग सिलेंडर से लैस रिवॉल्वर नाम प्रबल अब भारत में भी बनने लगी है। ठीक। 18 अगस्त को इसको लॉन्च किया गया। निर्माण इसका किसने किया? एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, कानपुर उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में ये कंपनी है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। ठीक है। उसने जो इसका निर्माण किया, मारक क्षमता इसकी कितनी है? 50 मीटर। वजन इस रिवॉल्वर का कितना है? 675 ग्राम। ठीक। अगला करंट जो अपना है वो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक। काफी चर्चा में रहे, इनके बारे में ध्यान रख लीजिएगा। कौन है ये? तो कृषि वैज्ञानिक एवं भारत में हरित क्रांति के जनक। अब हरित क्रांति शब्द जैसे ही आ जाए तो दो चीजें यहाँ पे मैं दोहरा देना चाहता हूँ। पहला कि विश्व के संदर्भ में हरित क्रांति लाने वाले व्यक्ति हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है। और भारत के संदर्भ में हरित क्रांति लाने वाले व्यक्ति हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो हरित क्रांति से सबसे अधिक जिस फसल पर प्रभाव पड़ा वो रही गेहूं। ठीक है। और हरित क्रांति से भारत में जो हिस्सा सबसे अधिक लाभान्वित हुआ
वो रहा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हरित क्रांति की विशेषता ये थी कि इसके लिए ऐसे बीजों का निर्माण किया गया जिनके लिए अत्यधिक पानी और अत्यधिक खाद और अत्यधिक कीटनाशक की आवश्यकता पड़ती है। तो सिंचाई की सुविधा चाहिए, तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहरें अधिक हैं, तो सिंचाई की सुविधा आसानी से उनको मिल गई। क्षेत्र वहाँ के खेत बड़े बड़े हैं, यानी जोत के आकार बड़े हैं, तो इसलिए ये प्रायोगिक तौर पर वहाँ लॉन्च की गई। हरित क्रांति भारत में सबसे अधिक वहीं पे सफल भी हुई। अब हुआ क्या, 28 सितंबर 2023 को इनका निधन हो गया, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का। अब इनके बारे में कुछ चीज़ें हैं वो ध्यान में रखिएगा। पहला, 1972 से 1979 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक रहे। दूसरा, 1982 से 1988 तक फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI के महानिदेशक रहे। इस पॉइंट पे विशेष ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर क्या हो जाएगा? फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। ठीक है, तो वो ध्यान में रखिएगा। कभी कभी सिर्फ इतना दे करके पूछ सकता है, तो आपको उसका फुल फॉर्म बनाना होगा, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले तो यहाँ ध्यान रखिएगा। 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण, 1989 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया। 2 और इनको वैश्विक पुरस्कार मिले, एक 1971 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है, और 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, इसमें ध्यान बना करके रखिएगा कि प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया या किस भारतीय को सम्मानित किया गया था। तो अपना आंसर क्या होगा? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, 2 पॉइंट और इनके संदर्भ में। 2004 से 2006 तक राष्ट्रीय कृषि आयोग के अध्यक्ष रहे। 2007 से 2013 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। तो इन 2 पॉइंट पे भी ध्यान बना करके रखिएगा। इनके बारे में जब समय मिलेगा तो और थोड़ा अच्छे से देखेंगे। ठीक है, एक नाम और चर्चा में है, फ्रैंक रूबियो। ठीक है, कौन है ये? तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, तो नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, अपने यहाँ की इसरो। ठीक, क्यों चर्चा में रहे? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर सबसे अधिक समय बिताने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूरे वैश्विक नहीं, अमेरिका के वो अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने सबसे अधिक समय तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताया। ठीक है, सितंबर 2023, ध्यान रखना है, अंतरिक्ष में इन्होंने कितने दिन बिताए? 371 दिन बिताए। ठीक है, 371 दिन बिता करके ये रिकॉर्ड बनाया कि इनके इतना कोई भी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री इतना स्पेस स्टेशन पर नहीं रुका है। ठीक, अगला नाम यहाँ ध्यान रखिएगा, भारत से संबंधित है, नाम है इनका लक्ष्मी झा। कौन है ये? तो बिहार की महिला पर्वतारोही हैं। क्यों चर्चा में रही? तो तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत पर आरोहण करने वाली पहली भारतीय महिला बनी अगस्त 2023 में। तुर्की में भी भूकंप भी आया था फरवरी माह में, तो इसको ध्यान बना कर रखिएगा कि तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत। ठीक है, आरोहण करने वाली पहली भारतीय महिला, नाम लक्ष्मी झा। भारत के किस राज्य से संबंध? बिहार, अगस्त 2023। अगला नाम अल नयादी, इनका नाम ध्यान में रखिएगा, 2-3 बार जो है पूछा हुआ है। ये हैं कौन? तो UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात के अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, तो पहले तो इनकी पहचान हो गई। क्यों चर्चा में रहे? जैसे फ्रैंक रूबियो अमेरिका के वो व्यक्ति बने जिन्होंने सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताया, यानी अंतरिक्ष में बिताया, वैसे ही अल नयादी अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिन, कितने दिन? 186 दिन बिताने वाले पहले अरब यात्री बने। ठीक है, पहले का मतलब पहला आप जोड़ लीजिएगा कि अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि अरब का वो व्यक्ति जिसने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में बिताया, तो अल नयादी। ठीक है, इनके साथ एक और रिकॉर्ड जुड़ा हुआ है कि अंतरिक्ष में चहलकदमी, यानी स्पेस स्टेशन में या तो अपने अंतरिक्षयान में बैठे रहिए या अंतरिक्षयान से बाहर निकल के थोड़ा बहुत घूम लीजिए। तो ऐसा तो घूम नहीं सकते, उड़ते हुए घूमना पड़ेगा, ग्रेविटी है कहाँ वहाँ पे, गुरुत्वाकर्षण तो 0 है वहाँ पे। तो अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाले पहले यात्री भी हैं। पहले यात्री, ध्यान रखिएगा कि पहले यात्री हैं तो, लेकिन कहाँ के? अरब के। ठीक है, विश्व के नहीं।
तो अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाले पहले यात्री अरब के। तो ये इतने करंट ध्यान में रखिए। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी कुछ और करंट आपको देख रहा हूँ, मैं बार बार कर रहा हूँ, पीछे प्लेलिस्ट में जाइए या वीडियो वाले सेक्शन में जाइए। तो वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे 2023 करंट करके फाइल बनी हुई है, जुलाई के करंट की फाइल बनी हुई है 6 या 7, अगस्त के करंट की फाइल बनी हुई है 2। तो उतना देख डालिए, ये मान के चलिए कि 80% क्वेश्चन वहाँ से फंस जाएंगे। ठीक है, तो इसको अगर नोट करना है तो नोट करिए, नहीं तो मेरी राय ये है कि अभी जैसे टाइम नहीं है ना, तो वीडियो को लगाइए, हेडफोन लगाइए, लीड लगाइए, ब्लूटूथ लगाइए और उसको सुनते जाइए। ठीक है, तो अब करंट के बाद थोड़ा सा आधुनिक भारत के कुछ मुद्दों को देख लेते हैं। तो जो अपना पहला मुद्दा, मैंने 3 युद्ध लिख रखे हैं, इन 3 युद्धों के बारे में इसलिए देखना है कि इन्हीं 3 युद्धों ने भारत की दशा और दिशा बदल दी। ठीक है, अभी तक प्लासी का युद्ध अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा कह सकते हैं, लेकिन अभी उतने महत्वाकांक्षी नहीं हुए हैं। हाँ, अभी उनका उद्देश्य है भारत में व्यापार करना, भारत में अपने व्यापार को स्थापित कर लेना। तो भारत के संदर्भ में अंग्रेजों ने जो ऐसा कह सकते हैं कि अंग्रेजी शासन की नींव डालने की अगर बात की जाए, तो अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी प्लासी के युद्ध के द्वारा। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। अभी याद रखना है कि आपको डेट के साथ याद रखना होगा कि ये युद्ध कब हुआ था। पहले 1757 में ही काम चल जाता था। किसके किसके बीच? तो बंगाल का नवाब कौन? नवाब सिराजुद्दौला प्लस अंग्रेजों के बीच। ठीक है, और अंग्रेजी सेना की कमान यहाँ पे जिस व्यक्ति ने संभाली, उस व्यक्ति का नाम था क्लाइव। ये कहा जाता है कि ये युद्ध एक तरीके से वीरता के लिए नहीं लड़ा गया था, कूटनीति पर आधारित था, यानी पूरा युद्ध धोखे पे आधारित था। सिराजुद्दौला महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। ठीक है, ये बंगाल को अपने अधीन रखना चाहता था और अंग्रेज चाहते थे कि ये इसको उसके व्यापार में छूट दे। और इन्हीं सब का नतीजा रहा कि प्लासी का युद्ध हुआ। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। अंग्रेजी सेना की कमान संभाली थी क्लाइव। ध्यान रखिएगा, क्लाइव सेनापति था उस समय, इस युद्ध के समय। ठीक है, और बंगाल में जो अंग्रेज प्रमुख था उसका नाम था ड्रेक। तो प्लासी के युद्ध के समय की ये स्थिति है। अगर कभी पूछ ले कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल में अंग्रेज प्रमुख कौन था, क्योंकि अभी कोई गवर्नर या गवर्नर जनरल अभी निर्धारित नहीं है, तो अंग्रेज प्रमुख था ड्रेक और क्लाइव तो क्या था? सेनापति। तो क्लाइव के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया। सिराजुद्दौला की पराजय हुई। पराजय होने के पीछे कारण ये था कि सिराजुद्दौला के कई विरोधी थे, जैसे इसका खुद का सेनापति मीर जाफर। अंग्रेजों से जा मिला था और ये तय हुआ था कि जीतने के बाद अंग्रेज मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाएंगे और उसके उपलक्ष्य में मीर जाफर अंग्रेजों को जो देना चाहे वो देगा। ठीक है, तो इस संदर्भ में ध्यान रख लीजिएगा, मीर जाफर, यार लतीफ, नवाब दुर्लभ राय, ये सारे के सारे ऐसे थे जिन्होंने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की। लेकिन सिराजुद्दौला के साथ मीर मदान जैसे लोग भी थे जो उसके लिए अपनी जान गंवा बैठे इस युद्ध में। ठीक है, तो मीर मदान हाँ, एक नाम और उसके साथ जोड़िएगा, मीर मदान मोहनलाल। इस युद्ध का परिणाम में निकला, अंग्रेजों की विजय हुई। भले ही कूटनीति से अंग्रेजों की विजय हुई, और अंग्रेजों की विजय के बाद कह सकते हैं कि भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ गई। ठीक है, अंग्रेजों को जो है, अभी तक जो अंग्रेज व्यापार कर रहे थे, अब यहाँ ये युद्ध जीतने के बाद उनको कुछ जमींदारी मिली, मिदनापुर आदि जगहों की, और उस जमींदारी से इनको ये समझ में आ गया कि व्यापार करने से अच्छा है भारत पे राज करना। इस युद्ध के बाद जो अभी मराठे भारत में काफ़ी तेजी से बढ़ रहे थे, और उसी समय पानीपत का तृतीय युद्ध हो गया 14 जनवरी 1761 को, और इस पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित कर दिया। और इस युद्ध के साथ ही कहा जाता है कि मराठे जो पूरे भारत में राज करने का सपना देख रहे थे, और इसी युद्ध ने उन सपने को समाप्त कर दिया। और ठीक उसी के बाद बंगाल में ही बक्सर का युद्ध हुआ। तो बक्सर इसमें बिहार में, और प्लासी जो जगह आप देख रहे हैं ये वर्तमान में नादिया जिला, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और किस नदी के किनारे अगर पूछे ना, तो अगर हमने भूगोल में पढ़ा है तो फरक्का के आगे नदी 2 धाराओं में बढ़ जाती है, एक भागीरथी और एक हुगली। तो भागीरथी नदी के किनारे जो है ये प्लासी
स्थित है। और गंगा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ऑप्शन में गंगा है तो गंगा और भागीरथी दोनों है तो कहाँ जाना पड़ेगा, भागीरथी पे, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध ये पूरी तरीके से आमने सामने का लड़ा गया युद्ध था। 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध लड़ा गया। और बक्सर के युद्ध के संदर्भ में ध्यान रखिएगा कि 3 मीर कासिम, ये था बंगाल का नवाब, ठीक है, और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ठीक, और जो मुगल गवर्नर है शाह आलम द्वितीय, इनकी संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच बक्सर का युद्ध लड़ा गया। अब ध्यान रख लेना है कि इस युद्ध में विजय किसकी हुई। तो ध्यान रखिएगा कि बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर कौन था बंगाल का। हाँ, एक चीज मैं बता दूं कि जब ये पानीपत का युद्ध समाप्त हुआ तो क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया, गवर्नर जनरल नहीं, बंगाल का प्रथम गवर्नर। तो जब गवर्नर का निर्धारण होने लगा 1757 से ही, तो 1764 में हम हैं। 1764 में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। तो उसमें बंगाल का गवर्नर था वेंसीटार्ट, ठीक है, वेंसीटार्ट उसमें बंगाल का गवर्नर था। अभी ध्यान रखना है कि अंग्रेज सेना की कमान या सेनापति कह सकते हैं किसने संभाली, हेक्टर मुनरो, ठीक। तो अंग्रेज सेना की कमान संभाली हेक्टर मुनरो ने, गवर्नर था उसमें वेंसीटार्ट, और निसंदेह विजय हुई अंग्रेजों की। और ये युद्ध निर्णायक हुआ और इस युद्ध ने ये तय कर दिया कि भारत पे कौन राज करेगा, यानी अब भारत पे राज करेंगे अंग्रेज। मराठों की शक्ति वहाँ पानीपत के तृतीय युद्ध से ही खत्म हो चुकी थी, अब मराठे छुटपुट बचे हुए थे। और बक्सर के युद्ध ने ये पूरी तरह तय कर दिया कि अब अंग्रेज ही भारत पे राज करेंगे, ठीक है। तो इस संदर्भ में इन 3 युद्धों का काफी महत्व है। तो इन 3 युद्धों को भी मैंने बहुत शार्ट में पढ़ाया है, खाली आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो उतना ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना अगर बनती है तो डेट सहित जो है, पहले भी आपने पढ़ा होगा, सिर्फ दोहरा लेना है जल्दी जल्दी, यानी एक बार सुन लेना है, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट पे देखें तो अगला पॉइंट जो है, अच्छा रहने दीजिए क्योंकि ऑफलाइन क्लास का समय हो रहा है और इसकी वजह से अभी इसको वीडियो को यहीं रोक रहे हैं। अभी 2 घंटे बाद या 2.5 घंटे बाद ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, यानी ये मान के चलिए कि शाम को मैं आपको एक वीडियो और दूंगा, और रात होते होते अगर सब कुछ सही रहा तो एक वीडियो और मिलेगी। और जब आप सुबह सो के उठेंगे तो जिनका पेपर 28 को फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग में है तो उनके लिए भी वीडियो होगी, 29 वाले भी उसको देखेंगे, ठीक है। जितना हो सकेगा उतना करंट और ऐसे ही छोटे छोटे मुद्दे में उसमें डाल के बना दूंगा। तो इतना आप तैयार करिए, ठीक। वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ अन्य लोगों को भी अपने चैनल के साथ जोड़ने का प्रयास करिए। इतना तैयार करिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और ऐसी वीडियो के साथ जो आपके एग्जाम के लिए होगी काफ़ी महत्वपूर्ण। तो चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।